Hello students, so our next topic is cell। देखो सेल के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे क्या होता है सेल। अब ये जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें बताया था कि एक जगह पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूसरी जगह पे हमें ट्रांसफर करनी होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे उसमें हमने एक एग्जांपल भी लिया था, जैसे साइकिल की चैन का लिया हमने एग्जांपल। जैसे साइकिल की चैन है ये ऐसे लिंक से बनी हुई है साइकिल की चैन। और ये यहाँ पे ऐसे मूव करती है और ये यहाँ पे व्हील मूव करता है ऐसे, मतलब यहाँ पे जैसे पेडल होता है, ठीक है, आगे का जो हिस्सा है वो पेडल होता है वो। अब साइकिल की लिंक, ये चैन है, कहीं से भी लिंक टूट गई तो वो साइकिल मूव नहीं करेगी। तो ऐसे ही इसमें ये सर्किट है, दोनों को हम इसमें कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे सर्किट है तो उसमें देखा यहाँ पे ऑफ है, तो इसका मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा। अब जैसे एक जगह पे एनर्जी होती है और वो एनर्जी दो जगह ट्रांसफर, जैसे इसमें सेल के अंदर ये है सेल, हम इसके बारे में पढ़ेंगे सेल के बारे में। तो ये एक पूरा, ये जैसे इलेक्ट्रिकल की लैंग्वेज बोल देते हैं, पूरा क्या है सर्किट है और उसमें क्या बोलते हैं चेन है पूरी। ये चेन कहीं से टूट गई तो आगे साइकिल मूव नहीं करेगा। ऐसे यहाँ पे कहीं से भी ये सर्किट टूट गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा, चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे। अब इसमें देखो यहाँ पे जब ये, तो उसमें हमने देखा था कि यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, एक हाई पोटेंशियल होना चाहिए, एक लो पोटेंशियल। तो ये हाई हो गया, ये लो हो गया, तो ये करंट ऐसे फ्लो करता है। इसमें क्या है कि एक जगह से इसको मतलब घुमाने वाला चाहिए, तो यहाँ पे घुमाते कौन, जैसे हम पेडल मारते हैं तो वो साइकिल चलती है, ठीक है। ये जब साइकिल चलती है तो ये लिंक भी ऐसे मूव करती है। तो अब जैसे यहाँ पे बीच में, जैसे यहाँ सेल के अंदर हम बीच में, अब जैसे इसमें ये है, ये चैन के ऊपर हम अगर कोई चीज़ रख दें तो वो पार्टिकल भी क्या करेगा, मूव करेगा। वो पार्टिकल यहाँ पे था और यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पे जैसे ये कन्वेयर बेल्ट एक तरह से, और ये बेल्ट मूव करेगी तो ये भी ऐसे चलता जाएगा। ऐसे इसमें होता है कि ये जैसे हमने सर्किट ऑन किया, मतलब क्लोज हो गया वो सर्किट, चैन पूरी होगी वो, तो ये चार्जेस फ्लो कर रही है, चार्जेस फ्लो करके जाएंगे। चार्जेस क्यों फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि एक हाई पोटेंशियल में एक लो पोटेंशियल, तो हाई से लो की तरफ। अगर ये सेल हम नहीं लगाते तो क्या होता है, वो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल नहीं होता, चार्जेस फ्लो नहीं करते। ऐसे जैसे इसमें हम पेडल नहीं मारते तो क्या होता है, ये चैन नहीं घूमती। क्यों, क्योंकि हम एक जगह पे हाई पोटेंशियल नहीं कर रहे, मतलब एनर्जी हम अप्लाई नहीं कर रहे, लगा नहीं रहे एनर्जी। तो एनर्जी जब हम एक जगह हाई कर देंगे, एक जगह लो हो जाएगी। वो पोटेंशियल एक तरह से एनर्जी होती है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो यहाँ पे भी जैसे हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, तो उसके कारण ये चार्ज मूव करते हैं, और ये चार्ज जब मूव करते हैं ये लोड में से होते हैं। लोड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फैन हो गया, ठीक है, और जैसे बल्ब हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब लोड है। उस लोड में से ये इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करते हैं। तो उसमें जब फ्लो करते हैं तो उसमें जैसे बल्ब में से फ्लो हो गए तो क्या करेंगे, बल्ब को ग्लो करेंगे। फैन में से फ्लो हो गए तो फैन की मोटर को चला देंगे। तो ऐसे ही इसमें होता है कि यहाँ पे हमने ये रख दिया तो ये चैन मूव कर रही है, तो ये भी मूव करता है। तो अब इसमें ये यहाँ पे, इसमें तो हमें पता है कि जैसे एनर्जी देने वाला कौन है, जैसे हम पेडल मार रहे हैं। अब इसमें जैसे एनर्जी देने वाला कौन है, सेल है। तो सेल के पास एनर्जी कहाँ से आई, तो सेल की पूरी इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सेल के पास जो एनर्जी है, जो भी मतलब एनर्जी है, अब जैसे यहाँ पे तो हमने सेल लगाया। अब हमारे घर में जैसे लाइट आती है, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो वो कैसे, यानी उसको कौन लेके आते हैं, उसको पावर हाउस में जनरेटर चलते हैं। तो वहाँ पे सोर्स क्या है, तो इसका मतलब ये हो गया एनर्जी फ्लो के लिए क्या चाहिए, सोर्स चाहिए। तो सोर्स एक तो हो गया सेल, दूसरा जैसे जनरेटर हो गया, ठीक है, जनरेटर भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे सेल के बारे में पढ़ेंगे और जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट में। तो ये एक सोर्स है सेल, जो एनर्जी क्या करता है, एनर्जी को मतलब एनर्जी देता नहीं है वो, एक तरह से हम उसमें ये नहीं कर सकते सेल गिव्स द एनर्जी, क्योंकि एनर्जी तो हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और उसमें डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एनर्जी को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो सेल के पास एक टाइप की एनर्जी होती है जिसको बोलते हैं केमिकल एनर्जी, और वो उसको किस में कन्वर्ट करता है, वो जो एनर्जी को वो इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी आ जाती है एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो सेल एक ऐसा वो है डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। तो ये हो गया इसका बेसिक
कि हम इसमें देखते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो एक तो सर्किट होना चाहिए कंप्लीट, सर्किट कंप्लीट होने के बाद उसके अंदर चार्जेस को मूव करवाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो चार्जेस को मूव करवाने के लिए एनर्जी सेल देते हैं या जनरेटर देता है, ठीक है। और भी काफ़ी जैसे मोबाइल डिवाइस, तो हम यहाँ पे सोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। तो सोर्स एक तो हो गया सेल, एक हो गया जनरेटर, जो हमने यहाँ पढ़ने 12th क्लास में। तो अब सेल के पास एनर्जी वो कहाँ से आई? तो सेल के पास हमें पता है कि सेल के अंदर केमिकल वो होती है रिएक्शन जिससे एनर्जी आती है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन, तो इसका ये हो गया कि ये केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। अब इसको डिटेल में जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कैसे उसमें केमिकल एनर्जी मिलती है हमें, क्योंकि यहाँ तो हमें पता है कि केमिकल इलेक्ट्रिकल में हो रही है। जैसे यहाँ लोड हमने बल्ब लगा दिया, तो वो इलेक्ट्रिकल फिर बल्ब किस में कन्वर्ट कर देगा? लाइट में कन्वर्ट कर देगा। हीटर लगा दिया तो क्या कर देगा? इलेक्ट्रिकल को हीट में कन्वर्ट कर देगा। तो सेल लिखो, सेल क्या होते हैं? सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है ये सेल। अब सेल के पास केमिकल एनर्जी कैसे आती है? सेल के मतलब अंदर का पार्ट हम ये पढ़ेंगे, क्योंकि हमने अभी जो सर्किट बनाया था तो सेल के बाहर तो हमने देखा था कि सेल ने केमिकल एनर्जी दे दी इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। जैसे बल्ब में लाइट में हो जाती है, और रेडियो है तो साउंड में हो जाती है, हीटर है तो हीट में हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया सेल के बारे में। अब इसका डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल। सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? तो अब इसमें देखो, वैसे तो हम ये सेल के बारे में केमिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल जो केमिकल एनर्जी होती है कौन कौन सी होती है, मतलब इसके अंदर वो होती है रिएक्शन, वो हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में डिटेल में। लेकिन यहाँ फिजिक्स के मतलब फिजिक्स का जो कंसेप्ट है उसके लेवल पे देखेंगे कि केमिकल एनर्जी कौन सी है इसमें। तो अब जैसे फिजिक्स का हमने एक बेसिक प्रिंसिपल ये पढ़ा था कि एवरी सिस्टम वांट्स टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ लोवेस्ट एनर्जी। मतलब कोई भी चीज़ हो वो क्या चाहती है कि उसकी एनर्जी कम से कम खर्च हो, ठीक है। जैसे वाटर ऊपर से नीचे फ्लो क्यों होता है? क्योंकि ऊपर एनर्जी हाई है, नीचे लो है, इसलिए ऊपर से नीचे फ्लो होता है। करंट भी हमेशा हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल होते हैं, क्योंकि हाई पोटेंशियल मतलब हाई एनर्जी और लो पोटेंशियल मतलब लो एनर्जी। तो ऐसे हम यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज़ करेंगे फिजिक्स का, जो बेसिक प्रिंसिपल जो हमने उसमें पढ़ा था 11th क्लास में, फर्स्ट यूनिट फिजिकल वर्ल्ड में, कि एवरी सिस्टम वांट्स टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ लोवेस्ट एनर्जी। मतलब हम ये चाहते हैं कि हमारी एनर्जी कम से कम खर्च हो, ठीक है। जैसे हम खड़े हैं तो हम चाहेंगे कि बैठ जाए, ठीक है, और बैठे हैं तो हम क्या चाहेंगे? लेट जाए। तो ऐसे काफ़ी वो हैं सिस्टम जो ये चाहते हैं कि उसकी एनर्जी कम से कम खर्च हो। तो अब जैसे सेल के अंदर हम यहाँ पे सेल के अंदर वैसे तो काफ़ी जो अलग अलग सेल होते हैं उनके अंदर अलग अलग केमिकल्स यूज होते हैं। तो हम एक बेसिक लेते हैं कि जैसे हमने एक रिएक्शन ली Zn + H2SO4, हम देखते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट वो है रिएक्शन, ये बनेगा ZnSO4 + H2। देखो ये क्यों बना? जैसे केमिस्ट्री में जिसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब फिजिक्स में इसको हम देखो ऐसे समझते हैं कि जैसे हमने H2SO4 लिया, ये हमने H2SO4 लिया, और ये H2SO4 ये एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, मतलब लिक्विड फॉर्म में लिया, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में क्यों लिया? पहले तो इसमें वो चीज़ हम बाद में देखते हैं। तो H2SO4 था, अब SO4 है, तो जैसे हमने ये लिया तो ये H2SO4 टूट जाएगा किसमें? 2H पॉजिटिव + SO4 2 नेगेटिव, मतलब 2H पॉजिटिव और SO4 मतलब आयंस में ये टूट गया। अब यहाँ पे जैसे ये टूट गया, इसके अंदर ये टूट गए, H पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव 2 हो गए और SO4 -2 हो गए।
ठीक है, आयंस में टूट गया, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयंस। अब ये SO4 है, ये H2 के साथ था, तब इसकी एनर्जी जैसे लग रही थी ज़्यादा। सपोज ये जो एनर्जी इसकी H2SO4 जब बन रहा था तो एनर्जी इसकी लग रही थी इसकी पूरे सिस्टम की -20 यूनिट। ठीक है, यूनिट उसकी कुछ भी हो सकती है, जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ भी, तो -20 यूनिट। अब SO4 किसके साथ चला गया, जिंक के साथ, तो ZnSO4 बन गया। ZnSO4 बन गया तो एनर्जी उसकी लगी -15 यूनिट, सॉरी -25 यूनिट। पहले कितनी थी 20 यूनिट, और फिर कितनी होगी -25 यूनिट, मतलब इसकी कोई भी जैसे हम मान लें -20 माने तो -25। अब देखो H2SO4 था तब था -20 और ZnSO4 बना तो कितनी होगी -25, तो कम हुई या ज़्यादा हुई, कम हुई है, -20 कितनी कम हुई 5, तो 5 हमें एक्स्ट्रा मिल गई। तो ये सिस्टम ये चाहेगा SO4 है, H2 के साथ जब रहता है तो उन पूरे उसकी सिस्टम की H2SO4 की एनर्जी लगती है -20, और जब जिंक के साथ वो रहता है तो कितनी लगती है -25। इसलिए ये SO4 किस साथ चला जाएगा, जिंक के साथ, क्यों, क्योंकि एनर्जी कम लगती है। ठीक, अगर माइनस में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है तो हम इसको ऐसे लेते हैं, वैसे माइनस ही होती है एनर्जी। थोड़ा सा समझने के लिए मैं वैसे इसमें एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि H2SO4 जब बन रहा था तो एनर्जी उसकी लग रही थी 80, और जब ZnSO4 बना तो एनर्जी लगी 50। ठीक है, तो क्या चाहेगा SO4 H2 के साथ रहना चाहेगा या जिंक के साथ। अब प्रिंसिपल देखो, प्रिंसिपल क्या है, एवरी सिस्टम वांट टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ लोएस्ट एनर्जी, तो यहाँ पे कम लगती है इसलिए जिंक बनाता है। तो 80 से 50, अब 80 से 50 तो 30, जैसे पहले जब ये अकेला H2SO4 था तो 80 इनकी एनर्जी लग रही थी, लेकिन ये जब SO4 इससे आता है तो कितनी होगी 50, तो 30 बच गई हमारे पास, और 30 बच गई उसको क्या करते हैं, 30 जो बच गई उस एनर्जी को ये दे देगा। ठीक है, एक्सोथर्मी की मतलब हीट के रूप में या यहाँ पे किसी भी रूप में दे सकता है। तो ये जो एनर्जी हमें मिल गई, ये इसके अंदर होगा यूज प्रिंसिपल कि कोई भी सिस्टम लोवेस्ट एनर्जी के स्टेट में रहना चाहता है। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया इसी का ही, क्योंकि जैसे सेल के अंदर H2SO4 भी होता है यूज। ये अब देखो जैसे सेल के अंदर ये कंटेनर भी है, इसके अंदर हमने H2SO4 दे दिया, और H2SO4 लिया हमने किसमें, इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में क्यों, क्योंकि H2SO4 वैसे लेते हैं तो उसके H2 और SO4 के बीच का फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि H पॉजिटिव हो गया SO4 नेगेटिव, तो कूलम फोर्स होगा, वो फोर्स कितना होगा, F = K₂1Q2/R3। ठीक है, ये हम पीछे पढ़ दीजिए। लेकिन जब पानी के अंदर यानी कि उसके अंदर पानी हमने डाल दिया तो क्या होगा, उसके H पॉजिटिव और SO4 के बीच में वाटर आ गया, और जब हम देखते हैं कि वाटर जब आ जाता है तो डायरेक्टली कांस्टेंट वाटर क्या होता है, ज़्यादा। ठीक है, जैसे इसको लिखेंगे Q1Q2/Q1Q2/R3, तो वाटर का एप्सिलॉन नॉट ये ज़्यादा होता है, ये जैसे एयर का हो गया, यहाँ पे वाटर का आ जाएगा। ठीक है, वाटर का जब आ गया तो फोर्स क्या हो जाएगा, अब मीडियम के अंदर फोर्स क्या होता है, ये मैंने पढ़ा हुआ ना 4πε K था, Q1Q2/R3 ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो K की वैल्यू ज़्यादा होती है तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो सिंपल चीज़ है, पहले क्या था H पॉजिटिव और SO4, जो H2SO4 बन रहा है तो H पॉजिटिव और SO4 के बीच में फोर्स था कूलम फोर्स, तो वो जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे हमने पानी डाला तो पानी उनके बीच में आ गया, अब बीच में आ गया तो कूलम फोर्स क्या हो गया, वीक हो गया, और वीक होने से वो H2SO4 टूट गए। वो किस में टूट गए, 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो पहली रिएक्शन तो ये होगी, ये यहाँ पे अभी मत करना नोट, की रिएक्शन में मैं ऐसे लिख रहा हूँ, H2SO4 टूट गया, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये हुआ कि हमने H2SO4 लिया इलेक्ट्रोलाइट स्टेट में, तो वो टूट गया 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। टूटने के कारण भी मैंने ये बता दिया कि पहले उसके बीच में वाटर नहीं था, जैसे ही वाटर आया तो वाटर ने क्या कर दिया, वाटर ने उसके कूलम फोर्स को वीक कर दिया, क्योंकि वाटर का डायरेक्टली कांस्टेंट ज़्यादा होता है तो फोर्स वीक हो गया, इसलिए टूट गया। अब
अभी हमने जो रिएक्शन जो पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था कि SO4 की एनर्जी H पॉजिटिव के साथ H के साथ लगती है ज़्यादा, जिंक के साथ कम लगती है, इसलिए जिंक के पास जाना पसंद करता है। तो उसी के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जिंक रोड यहाँ पे डाल दिया। ये है जिंक इलेक्ट्रोड। अब देखो यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड डालने से क्या होगा, SO4 2 नेगेटिव जिंक के पास जाएगा, लेकिन अभी नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास माइनस चार्ज है और जिंक डाली हमने, जिंक आयन नहीं डाला, तो इसके पास चार्ज कितना है, 0, तो ये उसकी तरफ नहीं, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज आना जरूरी है। तो जैसे ही हमने जिंक डाली तो जिंक ये चाहता है कि वो पॉजिटिव बन जाए। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव अगर बन गया था SO4 किस लेगा, एनर्जी कम लगेगी। ओवरऑल तो क्या है, एनर्जी कम होनी चाहिए सिस्टम की यूज। तो एनर्जी कम कब यूज होगी कि जिंक क्या बन जाए, जिंक आयन बन जाए। ठीक है, तो ये जिंक क्या बन जाएगा, जिंक जो हमने दिया है ये बन जाएगा जिंक आयन। ठीक है, जिंक आयन क्यों बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो ये नेगेटिव खींचेगा। तो ये जिंक आयन बनने के लिए यहाँ पे माइनस चार्ज इकट्ठे हो गए, क्योंकि अभी इसमें देखो रास्ता नहीं निकलने का चार्जेस का, तो यहाँ पे इकट्ठे हो गए। क्यों? क्योंकि ये जैसे वाटर हो गया ये यहाँ पे, तो ठीक है, तो ये क्या चाहेंगे, ये बाहर नहीं। तो यहाँ पे कैसी पोटेंशियल होगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो गए इस टर्मिनल के पास, तो इस टर्मिनल का चार्ज कौन सा जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसलिए बैटरी के अंदर एक जो इलेक्ट्रोड होती है क्या होती है, वो नेगेटिव होती है इलेक्ट्रोड। तो ये जिंक इलेक्ट्रोड क्या बन गई, ये नेगेटिव बन गई। दूसरी ये होगी रिएक्शन, तो पहली ये हुई रिएक्शन, दूसरी ये रिएक्शन होगी। अब अभी भी SO4 2 नेगेटिव यहाँ पे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे ये क्या नहीं बनेगा, जिंक आयन नहीं बनेगा, और जिंक आयन अगर नहीं बनेगा तो फिर SO4 2 नेगेटिव नहीं जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे एक हमने कॉपर प्लेट रखी, ये है कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट हमने डाल दी और ये इसको हमने कनेक्ट कर दिया, ये लोड है। ठीक है, लोड मतलब कोई भी चीज़ इसमें, और यहाँ पे हमने की। अभी भी सर्किट वो नहीं है कंप्लीट, जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ नहीं मिल रहा रास्ता, क्योंकि की ऑफ है ये। अब हमने जैसे ही की को ऑन किया, की को ऑन करते ही ये दो इलेक्ट्रॉन कौन साइड जाएंगे, ऊपर की तरफ। ये एक उसकी बात हो रही जिंक आयन, जिंक एटम की। तो ये दो इलेक्ट्रॉन ये चले गए, अब दो इलेक्ट्रॉन ये यहाँ आ गए ऐसे। अब ये यहाँ कॉपर तो क्या है, कॉपर तो यहाँ पे मेटल है। अब यहाँ से SO4, तो अब जैसे इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकले तो इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, ये मत लिखो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने तो जिंक की ली थी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इससे फ्री होगा कि हमने यहाँ पे नेगेटिव ली इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जिंक की लिए हमने स्टार्टिंग में। तो ये दो इलेक्ट्रॉन जैसे निकले तो ये होगी प्रोसेस। अब इसके पास कैसे चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन जिसमें से निकल जाता है उसके पास कौन चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, तब उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस पॉजिटिव ने इसको खींच लिया, तो तीसरी जो होगी रिएक्शन वो क्या होगी, Zn2 पॉजिटिव ने SO4 2 नेगेटिव को खींच लिया, तो ये बन गया ZnSO4। अब फोर्थ रिएक्शन, जैसे ही ये यहाँ पे चला गया, अब इसके पास पॉजिटिव आया था तो इसने इस 2 पॉजिटिव क्या कर दिया, रिपेल, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव बीच में क्या होता है रिपल्सन, तो ये यहाँ आ गया। अब ये आ गए यहाँ, इधर आ गया दो, अब 2H पॉजिटिव के पास दो इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ गए, तो ये दो इलेक्ट्रॉन इसमें मिल गए, तो ये क्या बन गया, H2 गैस बन गई, और H2 गैस का बबल बन के वो इवेपोरेट हो गया। तो ये रिएक्शन होगी पूरी। अब रिएक्शन तो पूरी होगी, एनर्जी हमें कहाँ से मिली, तो एनर्जी तो हमें यहाँ से मिलेगी, H2SO4 किस में कन्वर्ट हो गया, ZnSO4 में। जैसे H2SO4 था तब कितनी थी उसके बाद एनर्जी, एग्जाम्पल जो मिल जाती 80 थी, और जब ये बन गया ZnSO4, H2SO4 तब 80 थी, और ZnSO4 बनने तब कितनी होगी 50, तो 30 हमें यहाँ पे मिल गई, और वो 30 कहाँ भी यूज होगी, ये इलेक्ट्रॉन को मूव कराना। अब ये इलेक्ट्रॉन, अब जैसे ये जो सर्किट है, ये सर्किट यहाँ पे ये जो सर्किट है ये पूरा, ये तो इंटरनल है सर्किट, और ये एक्सटर्नल है सर्किट जो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। जैसे हमने अभी वो बनाया था सेल का, ये तो है सब, ये सेल के अंदर का और ये सेल के बाहर का। तो ये सेल के बाहर का हो गया ये पूरा, और ये सेल के अंदर। तो सेल के अंदर हमने सारा वो पढ़ लिया कैसे क्या होता है। एक बार फिर से इसमें
फुल माइंड से सोचना कि सबसे पहले हमने क्या लिया, H2SO4 लिया। H2SO4 को किस रूप में लिया, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, लिक्विड रूप में। लिक्विड और लेने से क्या हो गया, H2SO4 के बीच का फोर्स कम हो गया, क्योंकि वाटर उसके अंदर आ गया, डायरेक्ट कोएफिशिएंट वाटर का होता है ज़्यादा, तो फोर्स क्या हो गया, वीक पड़ गया और वो टूट गया 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में। अब यहाँ पे हमने जिंक रोड को डिप किया, जैसे ही जिंक रोड को डिप किया तो क्या होगा कि जिंक ये SO4 जाता है जिंक की तरफ जाना, क्यों, क्योंकि एनर्जी उसकी कम खर्च होती है। लेकिन यहाँ पे जिंक लिया हमने, जिंक आयन नहीं लिया, तो जिंक के इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर निकलने के लिए यहाँ गेट पे हो गए खड़े, ठीक है, एक एंड पे हो गए इकट्ठे ही। अब एक एंड पे इकट्ठे हो गए, लेकिन ये बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि ये सर्किट कैसा था, पहले ओपन था। जैसे ही सर्किट हमने क्लोज किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल गए। एक एटम की बात हो रही है, ऐसा जिंक के काफ़ी सारे एटम के साथ होता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, ये यहाँ चले गए। 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकले तो जिंक क्या बन गया, जिंक आयन बन गया। जिंक आयन बनते ही ये अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। अब SO4 2 नेगेटिव, अभी इसके पास पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, माइनस को खींच लेकर इसको क्या कर देगा, रिपेल। इसने इसको खींच लिया, क्या बन गया, ZnSO4। और 2H पॉजिटिव ये आ गया कॉपर प्लेट की तरफ, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेके ये H2 गैस बन गया। तो ये एक साइकिल होगी कंप्लीट। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे घूम के गए, तो ये इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी। वो एनर्जी कहाँ से आई, वो एनर्जी आई कहाँ से, H2SO4 जब जिंक में ZnSO4 में कन्वर्ट आई, वो आई इसके बाद एनर्जी। और वही एनर्जी यहाँ लोड, जैसे हमने कोई भी लोड लगाया, बल्ब लगाया, फैन लगाया, कुछ भी लगाया, उसको मिलती जाएगी। एक साइकिल कंप्लीट होगी। फिर क्या होगा, और ऐसे काफ़ी आयन है, वो फिर कौन साइड जाएंगे, इस साइड जाएंगे। फिर यहाँ पे नेगेटिव इकट्ठा होगा और ऐसे इलेक्ट्रॉन चलते जाएंगे और ये साइकिल ऐसे चलती जाएगी। तो यहाँ पे हमें एनर्जी ऐसे मिलती है, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया सेल का कि एनर्जी हमें कैसे मिलती है। अब इस चीज़ को हम नोट कर लेते हैं। तो इसमें लिखो, ये डायग्राम बनाना पहले तो। लेटेस्ट टेक H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट, H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट। Let us take H2SO4 electrolyte which breaks into 2H positive and SO4 2 negative ions, which breaks into 2H positive and SO4 2 negative ions. उसके बाद dip zinc electrode in the dip zinc electrode in the solution. Now the electrons wants to leave. Now the electron wants to leave zinc and they collect at one end of electrode. Now the electron wants to leave the zinc and they collect at one end of the electrode. One end of the electrode. When circuit is closed, then electron goes towards other side, leaving the zinc electrode. Now zinc electrode becomes zinc ion. अब ये रिएक्शन नोट करनी, पहले ये नोट करनी थी जो उसमें लिखा था ना, H2SO4 breaks into 2H positive SO4, उसमें। उसके बाद ये रिएक्शन नोट करनी है, Zn2 positive plus 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद now SO4 2 negative is able to go towards Zn2 positive. Zn2 positive. अब ये करनी है ये रिएक्शन में, Zn2 positive plus SO4 2 negative. उसके बाद 2H positive are repelled by
जिंक आयन 2H positive ions are repelled by zinc ions. They move towards copper plate. They move towards copper plate and combine with the electrons which are coming from zinc electrode, तो ये रिएक्शन नोट करनी है 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2 गैस वाली, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है, ये अंदर का पार्ट है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे जिंक के पास तो ये कौन सा चार्ज आया था, पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रोड तो कैसी होगी थी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए थे, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसमें आए तो ये कौन सी होगी, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये तो आउटसाइड है, ये आउटसाइड है, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट हमेशा ऐसे ही फ्लो करते हैं। लेकिन इनसाइड क्या है, इनसाइड देखो ये ऐसे आया, फिर यहाँ पे ऐसे ये जा रहा है, ऐसे ये दो इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है, क्योंकि सर्किट भी तो होनी चाहिए कंप्लीट। तो ऐसे बन रही, चैन बन रही है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आए, ये इसके साथ मिल गए, फिर उसके बाद ऐसे नेगेटिव से 2 ऐसे गए, इससे ऐसे गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये अंदर कैसे, अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर अंदर क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, और ये क्लोज सर्किट बन गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आता जुड़ रहा है और अंदर क्या है, वाटर है। वाटर क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इसमें भी वाटर देते हैं, टैप वाटर दे लेते हैं इसमें। तो ये रिएक्शन होती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये बेसिक है, ये डिस्क्रिप्शन है सेल का कि कैसे क्या उसके अंदर वो होती है रिएक्शन। तो मेन हमारा इसमें वही है कि कोई भी सिस्टम लोवेस्ट एनर्जी की स्टेट में रहना चाहता है। अब ये हमने नोट कर लिया इसमें डिस्क्रिप्शन। अब देखो इसमें इसके अंदर ही ये आयंस जब मूव करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये आयंस इजीली मूव नहीं कर पाते, इनको भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ये फेस करते हैं। तो वो जो रेजिस्टेंस फेस करते हैं उसको बोलते हैं तो रेजिस्टेंस, लेकिन ये अंदर का रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे बाहर जो रेजिस्टेंस है तार के अंदर आ रहा है, तो वो तो हम पढ़ चुके पीछे, ठीक है। वो रेजिस्टेंस के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था R = ρL/, तो वो बाहर का हुआ है वो रेजिस्टेंस। अब अंदर जो रेजिस्टेंस है वो सेल के अंदर जो होता है रेजिस्टेंस, उसको बोलते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है, लिखो व्हेन आयंस मूव इनसाइड द सेल, व्हेन आयंस मूव इनसाइड द सेल, when ions move inside the cell, then they have opposition in their path. This opposition is called internal resistance of cell. इसको बोलते हैं इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो बोलते हैं इसको। देखो ये था। अब जो रेजिस्टेंस का हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसी से अब इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इसको। तो पहला फैक्टर जैसे उसमें क्या था, रो आ रहा था, रो क्या था, वो नेचर ऑफ मेटेरियल पे यूज करते। यहाँ पे भी क्या किस पे होगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सिर्फ पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि एक जैसे इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया कि इसके अंदर आयंस इजीली मूव कर, मतलब उसकी जो मोबिलिटी वो बहुत ज़्यादा है। मोबिलिटी हमने पढ़ा था कि इजीली मूव कर सके, तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट भी।
एक इलेक्ट्रोलाइट हम ले रहे हैं जिसके अंदर वो मूव कर रहे हैं, तो उसके अंदर मोबिलिटी बहुत कम है, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फिट करता है। दूसरा क्या आ रहा है, लेंथ। अब इसमें लेंथ कौन सी आ गई, लेंथ क्या आगे देखो, आयंस मूव कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, नहीं मूव कर रहे, तो ये इनके बीच में जो इलेक्ट्रोड के बीच में होगी डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा कर दी, तो अगर ज़्यादा कर दी तो आयंस को ज़्यादा रास्ता ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा तो ज़्यादा अपोजिशन आएगी, ज़्यादा अपोजिशन आएगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो सेकंड है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, उससे मिलते उसमें क्या था, लेंथ था, उसमें वो पाथ लेंथ था। जैसे एक तो हमने ये कंडक्टर ले इतना सा लिया, तो इसमें अपोजिशन कम होगी, इसमें ज़्यादा होगी, लेंथ बढ़ेगी। तो इसमें लेंथ से इनडायरेक्ट रूप से क्या है कि लेंथ कौन सी है, जो इनके बीच में इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस है। तो इसमें लिख लो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, इफ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इंक्रीजेज, इफ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इंक्रीजेज देन इंटरनल रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेज, देन इंटरनल रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, कारण मैंने ये बता दें क्यों, क्योंकि ज़्यादा पार्ट ट्रैवल करेंगे तो ज़्यादा आयंस के साथ इसका इंटरेक्शन होगा, टकराएंगे, तो टकराने के कारण रेजिस्टेंस होगा। तीसरा उसमें क्या है, उसमें एरिया आया था, इसमें क्या आ जाएगा एरिया, इसमें मतलब क्या है, देखो आयंस अगर मान लो इतना ही इसके अंदर हम वो डालते वाटर डालते जो डालते इलेक्ट्रोलाइट, तो आयन सिर्फ इतने हिस्से में से जाते हैं, ऐसे जाते हैं, लेकिन हमने और डाल दिया इसके अंदर वाटर, तो हमने देखा कि आयंस इस हिस्से में से भी ये जाने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया बढ़ गया, पहले इतने से एरिया के अंदर जा रहे थे, अब इतना एरिया हो गया। तो एरिया मतलब इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ज़्यादा डीप रहेगी, ज़्यादा डूबी रहेगी, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एरिया बढ़ जाएगा। अगर इतनी सी डूबी होती, जैसे इतनी सी डूबी होती, तो इतने में से हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इतने रास्ते में जाते टकराने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इतना हमने डूबो, तो इसका मतलब ये हो गया इतना रास्ता हो गया, इतना छोटा रास्ता हो गया, उसमें जब जाएंगे तो टकराने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, मतलब पहले कंपेरिजन में कम रहेंगे, तो क्या होगा, इंटर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। लिखो इसमें थर्ड पॉइंट, डिपिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स, डिपिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन इलेक्ट्रोलाइट। इसमें लिखो when electrodes are dipped more in electrolyte, when electrodes are dipped more in electrolyte, electrodes are dipped more in electrolyte, then internal resistance decreases, then internal resistance decreases and vice versa। ठीक है, अपोजिट क्या हो जाएगा, अगर लेस डूबी होगी तो इंटर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट ये हो गया। फोर्थ पॉइंट उसमें क्या था, ये तो थे तीनों, एक टेम्परेचर का था, तो फोर्थ है टेम्परेचर। टेम्परेचर में वही है जो उसमें था, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें क्या था, इंटरनल जो था रेजिस्टेंस वो बढ़ रहा था। ठीक है, इसमें भी वही हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज इंटरनल रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज। तो लिख लो टेम्परेचर इंक्रीज इंटरनल रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज। ठीक है, जल्दी जल्दी टकराएंगे और टकराएंगे तो क्या होगा, उससे इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो कई बार हम देखते हैं कि बैटरी जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है तो उसके कारण हम देखते हैं गर्म हो जाती है बैटरी, तो हम उसके अंदर पानी डालते हैं। बैटरी में देखते हैं ना बार बार, मतलब उसमें एक फिक्स पीरियड के बाद चेक करते रहते हैं कि उसमें पानी का लेवल कम तो नहीं हो गया। तो पानी का लेवल इसी से मतलब है कि डिप कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया तो आयंस टकराएंगे तो गर्म होगी बैटरी। ठीक है, तो फट भी सकती है, तो इसलिए हम उसमें चेक करते रहते हैं कि पानी का लेवल क्या है। तो ये 4 पॉइंट है इंटरनल रेजिस्टेंस के। तो ये सेल के बारे में हो गया, सेल का डिस्क्रिप्शन, इंटरनल जो उसका रेजिस्टेंस होता है वो, ठीक है, और कैसे एनर्जी मिलती है वो सब इसके बारे में। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसमें कि सेल के अंदर ईएमएफ, एक टर्म आती है ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।